दोस्तों टैक्स ऑडिट जिसकी लास्ट डेट 30/9 है और ये 100% बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से ही, देख लेना। मैंने पिछली बार भी कहा था जो आईटा की ड्यू डेट थी 15 तारीख, वो भी बढ़ेगी। एक दिन के लिए बड़ी, मान लिया, पर बड़ी तो है। मैं था इंडिया में इकलौता, मैंने कहा था बढ़ेगी जरूर, वो बढ़ गई। इतनी इज्जत तो मोदी जी ने रख ली मेरे की, एक दिन की डेट बढ़ा दी। लेकिन ये टॉपिक है दोस्तों टैक्स ऑडिट का। कई लोग कहते थे आप टैक्स ऑडिट के ऊपर आपने एक भी वीडियो नहीं बना रखी सर। तो मेरा जवाब यही था कि टैक्स ऑडिट तो बड़े लोग करते हैं, बड़े लोगों के पास बड़े सी होते हैं, वो कर लेते हैं। मेरे चैनल पे जो तो नहीं है, मेरा चैनल तो आम आदमी के लिए। फिर भी उन्होंने कहा कि सर हम भी आम आदमी ही हैं, अब इंडिया में बहुत महंगाई हो गई है, टैक्स ऑडिट के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल वीडियो जरूर बनाइए। 5 वीडियो बनाई है और यकीन मानना जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टैक्स ऑडिट की 5 वीडियो, यह आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी प्रोफेशनल्स के पास नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा 5 वीडियो में। कुछ टॉपिक अभी से बता देता हूँ, जैसे टर्नओवर का मतलब क्या होता है, विद टैक्स होता है या विदाउट टैक्स होता है, सेल वैल्यू में क्या क्या लेते हैं, अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है और प्रोफेशनल इनकम भी है तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास 5-6 प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या करेंगे, अगर आप पार्टनर हैं किसी फर्म में और आपको रेम्युनरेशन आ रहा है, वो बिजनेस इनकम है, तो क्या वो टर्नओवर में आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे टॉपिक हैं जो शायद आज तक यूट्यूब पे या किसी प्रोफेशनल ने टच नहीं करें, वो मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन 63 नए एक्ट में। हर एक वीडियो में पुराने एक्ट के साथ साथ नया एक्ट जो आने वाला है, सारे सेक्शन आपको याद करा दूंगा। सेक्शन 63 जितने भी एसएससी हैं दोस्तों, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, चाहे वो एचएफ हो, चाहे एलएलपी हो, या सोसाइटी या ट्रस्ट कोई भी हो, सबका ऑडिट कंपलसरी है एक लिमिट के बाद। अब दिक्कत क्या आती है, एक तो होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है ऑडिट। टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स सेक्शन 44AB के हिसाब से, और जो अदर ऑडिट होते हैं वो होते हैं अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स लॉ जो होता है। जैसे कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड, दोनों का कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिट मैंडेटरी है। तो हम जब सीए होते हैं तो उसकी रिपोर्ट अलग बनती है, और हो सकता है उसकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर भी हो तो उसका टैक्स ऑडिट भी होगा। तो यानी कि इसके 2 सीए भी हो सकते हैं, एक सीए भी हो सकता है, ऑडिट 2 होंगे। अब लिमिट समझ लीजिए, अगर आपका बिजनेस है, ये भी बनाइए एक वीडियो कि कौन कौन से बिजनेस होते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वाली। हम लोग गलती कर देते हैं, हम हमेशा सर्विस को 44AD से जोड़ लेते हैं। बताऊंगा बिजनेस किसे कहते हैं और प्रोफेशन किसे कहते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो तो इसकी एक लिमिट 1 करोड़ की, एक 3 करोड़ की भी, एक 10 करोड़ की भी है। आगे बात करेंगे। एक बात और बता दूं, मेरे पास बहुत सारे केस हैं जहां पे मैंने अपनी सेल दिखाई थी क्लाइंट की 9 करोड़ 80 लाख से 9 करोड़ 99 लाख तक, और सभी के केस लगे हुए 143(2) पे। यानी कि उनका जो सिस्टम है वो ये पकड़ लेता है कि यार इसकी टैक्स ऑडिट की लिमिट बहुत पास, तो इसने बहुत कम दिखाई है, कहीं इसने टैक्स ऑडिट से बचा तो नहीं है। उसमें एक रीजन लिखा हुआ आया है, टैक्स ऑडिट क्यों नहीं कराया, आपने टर्नओवर कैसे डिसाइड करी इस पे। तो अगर आपकी किसी भी क्लाइंट की टर्नओवर इसके आसपास आ रही है तो मेक इंश्योर कि उसका डाटा ठीक से प्रिपेयर हो, टर्नओवर ठीक से प्रिपेयर हो। आपने अगर ठीक करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ चालाकी करके इसे 10 करोड़ से कम कर दिया है सिर्फ ऑडिट बचाने के लिए, तो सिक्योरिटी में आएगा। मेरे पास 4 केस हैं, चारों केस में सिमिलर केस फैक्ट थे, चारों के केस लगे हुए सिक्योरिटी के। उसमें पहला क्वेश्चन यही है, ऑडिट क्यों नहीं कराया। प्रोफेशनल केस में सेक्शन 44AA के बारे में बताऊंगा। ये न्यू सेक्शन है 62, यानी 62, 63 जो नया एक्ट आया है उसमें 44ADA 44AE ये सब नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर लिखा हुआ 62, 63, 64 और 44 वाले जो सेक्शन है प्रेजेंटिव वाले, उसकी एक टेबल बना दी गई है। तो सेक्शन खत्म कर दिए गए हैं, वैसे सीरियल वाइज चला दिया उन्होंने। ये बताऊंगा कि सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट जो है ना, वो पूरे इनकम टैक्स में डिफाइंड नहीं है। सोचिए, पूरे इनकम टैक्स में लिखा हुआ कि सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट किसे कहते हैं, क्योंकि एक्ट जो है 44AB सेक्शन है वो उसी से स्टार्ट होता है कि टर्नओवर सेल ग्रॉस रिसिप्ट। अच्छा, जीएसटी एक्ट भी ले सकते हो, जीएसटी एक्ट के अंदर ऑल सेल एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अगर जीएसटी एक्ट की बात करो उसमें लिखा हुआ है साफ कि जो भी सेल है आपकी वो सेल मानी जाएगी, इसमें टैक्स ऐड नहीं होगा। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूं मैं, अगर जो बुक्स आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाते हो उसके अंदर बोलता है वो सेल सप्लाई और सर्विस बुक इन P&L, यानी कि आप जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, अपने P&L में दिखा रहे हो कंपनीज एक्ट, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो आपकी वो जो आ रही है वही सेल मानी जाएगी। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है एक अच्छी सी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब मेरा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, या कहूँ रिजर्वेशन भी कह सकता हूँ या ऑब्जेक्शन भी कह सकता हूँ। सिंपल सा फंडा रख देना चाहिए कि आपकी जितनी इनकम है उसके ऊपर 15% टैक्स पे कर दीजिए, 20% टैक्स पे कर दीजिए, दुनिया का झंझट ही खत्म है। आपके बैंक में इतना पैसा आ रहा है उसका 5% जमा कर दीजिए, झंझट ही खत्म। एक सिस्टम अगर बन जाए तो ये इतनी सारी लिमिटें याद रखना, फिर गलती करना,
और फिर क्या नाम है केस लग जाना, समझते रहो। मेरा चैनल भी शांत हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम की कोई कमी नहीं है वैसे तो। फिर भी एक सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। जैसे जीएसटी के अंदर आया ना, जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स में भी लास्ट पॉइंट 0 आना चाहिए, लास्ट पॉइंट। चलिए बात करता हूँ दोस्तों, जो सेल की लिमिट है ऑडिट की, वो 1 करोड़ की लिमिट है। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर आ जाती है तो आपका टैक्स ऑडिट बन जाता है, आप उसकी कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन सरकार ने एक स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है 44AD, जिसका नया सेक्शन है 58। वो कहता है 2 करोड़ के ऊपर आप 8% या 6%, यानी कि अगर ऑनलाइन पेमेंट आ रही है तो 6%, और अगर कैश में आ रही है तो 8% कर सकते हो, या एक्चुअल जो भी हायर होगा तो आप कर सकते हो यस। यानी कि अगर मेरे केस में, अगर एग्जाम्पल भी दिखाया मैंने भी, 1.5 करोड़ का कैश की सेल आ रही है, 1.5 करोड़ की कैश की सेल, तो क्या करोगे आप, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 1.5 करोड़ की कैश की सेल है तो आप इस सेक्शन में दिखा सकते हो 8% में। 1.5 करोड़ की सेल अगर है तो मुझे जवाब देना, आंसर सही है गलत है बताऊंगा अभी एग्जाम्पल में। एक चीज और है 44AD के अंदर, अगर आपकी 3 करोड़ तक की सेल है तो भी आप 44AD अडॉप्ट कर सकते हो। यानी कि 1 करोड़ से ऊपर आप तो गए आप ऑडिट के अंदर, जो सेक्शन 44A कहता है। लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्शन है 44AD, इसलिए जब स्पेसिफिक सेक्शन होता है तो वो नॉर्मल प्रोविजन को हमेशा ओवरराइड करता है। तो आप जब 44AD 3 करोड़ में भर रहे हो तो आप इसमें भी 8%, 6% या एक्चुअल प्रॉफिट जो दोनों में ज़्यादा होगा वही दिखाओगे। लेकिन कंडीशन यही है कि 5% से ज़्यादा ना हो सेल का, कैश सेल ना हो 5% ज़्यादा, तो ही आप 3 करोड़ के क्लॉज में आ पाओगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जगह 5% जो है वो सेल और एक्सपेंस दोनों का है, लेकिन 44AD के अंदर सिर्फ 5% लिखा हुआ है सेल का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी की 2 करोड़ 80 लाख की सेल है तो वो 44AD फाइल कर सकता है यस। उसे चेक करना है इस 2 करोड़ 80 लाख में से इसका 5% निकालेगा और चेक कर लेगा क्या इतने की कैश सेल तो नहीं है। अगर उससे कम की कैश सेल है तो 44AD में फाइल कर दे। हालांकि फाइल नहीं करता, बहुत मोटा टैक्स आ जाता है, 15-20 लाख की इनकम बन जाएगी तो कौन फाइल करेगा, और पूरे 5 साल भरनी भी है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं है इसमें, ध्यान रखना। फिर कह रहा हूँ 44AD के देखते वक्त एक्सपेंडिचर नहीं है, फर्क है। अच्छा 44AD सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ और फर्म ले सकती हैं, ध्यान रखिएगा, किसी और के लिए भी नहीं है। कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, इनके लिए नहीं है 44AD। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो 44AD से, ये नया सेक्शन 58, तो भी ऑडिट मैंडेटरी है। यानी कि एक केस तो मैंने बता दिया आपको, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका ऑडिट मैंडेटरी है, इन कंडीशन में 44AD फाइल कर सकते हो। दूसरी कंडीशन आ गई 44AD आप फाइल कर सकते हो अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो 44AD से। 44AD के सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप 5 साल तक 44AD फाइल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आपने से ब्रेक करा तो आपको अपना ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अच्छा एक क्वेश्चन बता दूं मैं, क्या मेरा बिजनेस में अगर 8% या 6% से कम आ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, 4 साल से अमेंडमेंट हो चुकी है, मैं ग्रुप में भी देखता हूँ, किसी को पता ही नहीं है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर लोअर इनकम है 8% या 6% तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। पता नहीं क्यों सोचते हैं 44AD में, वो 4 साल पहले था। अब आप सिंपल सी बैलेंस शीट बना सकते हो, आपको ऑडिट नहीं कराना। अब मैं आपको इनका एग्जाम्पल भी देता हूँ, हमेशा प्रैक्टिकल बताता हूँ, आज ही प्रैक्टिकल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये है दोस्तों जो मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए कि कैसे एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं और कब कब क्या है। बता दो एक बार, टोटल 8 केस मैंने बनाए हैं, कैश सेल, अदर देन कैश सेल, टोटल सेल का कॉलम ये रहा, कैश सेल में जो प्रॉफिट हुआ ये रहा, अदर देन कैश सेल का प्रॉफिट ये रहा, दोनों की परसेंटेज ये रही, 44AD लगेगा या नहीं, कॉलम ये रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनानी है और हम लोगों के साइन कब चाहिए, वो कॉलम ये रहा। चलिए पहले पे आता हूं, केस में 75 लाख की सेल है, उर्वशी एक एसएससी है जिसकी 75 लाख की सेल है, कैश सेल, टोटल सेल भी 75 लाख की रही, चेक बैंक से कुछ नहीं है, सारा काम कैश में करती है उर्वशी। 11,25,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 15% उसका प्रॉफिट रेशियो है कैश का। तो क्या वो 44AD यूज कर सकती है? यस यूज कर सकती है। ना तो उसको बुक्स बनानी, ना ही सीए के साइन। क्यों? क्योंकि मिनिमम 8% दिखाना होता है और वो 15% दिखा रही है, इसका मतलब 44AD में फाइल करेगी, झंझट खत्म। अब केस नंबर 2 के अंदर मैं लेता हूं, मान लीजिए फिर से उर्वशी को 75 लाख की कैश सेल करी उसने और उसकी कोई अदर देन कैश सेल नहीं है, तो अब उसकी टोटल सेल भी 75 लाख ही है। एक्चुअल में उर्वशी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब वो सीए के पास जाती है, सीए कहता है भैया मिनिमम तो आपको यहाँ पे 75 लाख पे 8% दिखाना पड़ेगा। उर्वशी कहती है कि मैं 8% नहीं दिखाऊंगी, मेरा लॉस है, मैं 8% क्यों दिखाऊं, मेरा लॉस दिखाइए आप। मैं
टैक्स वैक्स नहीं पे करूंगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है उर्वशी के, सीए के पास और उर्वशी के पास, या तो यहाँ पे 8% दिखा दे और 44 ले ले। अगर वो लॉस दिखाना चाहती है उर्वशी 1 लाख का, तो 44 एडी में नहीं जा पाएगी, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बनाएगी उर्वशी, पीएनएल बनाएगी और डाल देगी आईटीआर में 1 लाख का लॉस का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे सीए की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। सीए की जरूरत तभी पड़ेगी, कंडीशन तभी आएगी जब 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो समझ में आ गया कंसेप्ट दोस्तों? अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं 42 एडी में कब जाऊंगा। यहाँ पे आप अगर कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, तो आप उर्वशी को कहते कि भैया लॉस मत दिखा, 8% दिखा के झंझट से खत्म। उन्होंने कहा नहीं मैं बुक्स बनाऊंगी और आईटीआर में डालूंगी, खत्म बात। उर्वशी को अगले साल 75 लाख रुपए की कैश सेल करी, उसकी 75 लाख रुपए की चेक से भी सेल हो गई, टोटल सेल होगी 1.5 करोड़ की। कैश में प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए का और अदर देन कैश में हुआ 4.5 का, यानी कि 8% कैश में, 6% अदर देन में। यस 44 एडी ले सकती है। क्यों? 2 करोड़ से कम की सेल है और मिनिमम जो रेट है 8% 6% वो दिखा रही है, तो यहाँ पे 44 एडी लेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने, ना ही सीए की हमारी जरूरत भी नहीं है। बताओ, गई भैंस पानी में हमारी। तो अगला केस चौथा, 75 लाख की कैश सेल, 75 लाख की बैंक से सेल, टोटल सेल 1.5 करोड़ की। यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया उसका, कैश में 3%, अदर देन कैश वाले में 1.5%, 1.5 लाख रुपए। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 4% कैश का दिखा रही है वो और 2% वो। अब यहाँ पे उर्वशी कहती है कि मैं तो अपना यही प्रॉफिट दिखाऊंगी, तो इसका मतलब जब लोअर दिखा रही है वो 6%, यहाँ पे 8% होता है, यहाँ पे 6%, तो वो 44 एडी में नहीं जा पाएगी। 44 एडी में इसलिए नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे उसको मिनिमम दिखाना था 8%, यहाँ पे 6% है। इस केस में वो क्या करेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, साथ में सीए के साइन करा के ऑडिट भी करेगी। क्यों? कैश का कंपोनेंट भी चेक करना है। 5% वाला जो क्राइटेरिया है ना, जब आप 1 करोड़ पार कर जाते हो तो आपको फिर वो 5% देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा एक्सपर्ट सचिन को ऑडिट के लिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब यहाँ बता दूं, यहाँ पे अगर वो चाहती तो वही 6 लाख और 4.5 दिखा देती, यहाँ पे ऑडिट से बच जाती, फिर यहाँ पे ऐसा आता, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो। अब केस नंबर 5 पर आता हूँ। 5 लाख की कैश सेल है, 1.95 की अदर देन कैश सेल है, बैंक यूपीआई से, टोटल 2 करोड़ की सेल है। कैश में प्रॉफिट हुआ 4%, 20,000, अदर देन कैश वाले में से प्रॉफिट हुआ 2%, 390, 4% और 2%। क्या 44 एडी में जा सकती है ये उर्वशी? नहीं। क्यों? यहाँ 8% होना था, यहाँ 6%। तो इस केस में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है भैया, एक्सपर्ट से नहीं चाहिए अब आपको। क्यों? मेरी सेल तो 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मेरा 5% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता। अगर मैं इसका निकालूं 2 करोड़ का 5% 10 लाख बनता है, लेकिन मेरी कैश सेल सिर्फ 5 लाख है, तो 48 लूंगा, सिर्फ बुक्स बनाऊंगा क्योंकि मेरा लोअर प्रॉफिट है, कम दिखा रहा हूं मैं, बुक्स बना के बैलेंस शीट में इसको डाल दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सीए की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। 5 नंबर पॉइंट आप बहुत लोगों से पूछना, कंफ्यूज होंगे, आपको थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे, बताएंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल है। सेक्शन पढ़िए, केस नंबर 6। इसी केस में 5 लाख की अभी कैश सेल है, 1.95 की अदर देन सेल है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे आपने 8% दिखाया कैश सेल का और 6% दिखाया बैंक सेल का, जो कि 44 एडी में होता है, 8 और 6। यस, आप 44 एडी में जाइए, आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है और हमारी जरूरत अब भी नहीं है दोस्तों। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो जरूरत है ना। 7वां केस, अब मैं आगे 3 करोड़ पे, क्योंकि जो लिमिट है पिछले साल वो 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई है, सब्जेक्ट टू 5% की कंडीशन है सेल की, कि 5% से ज्यादा सेल ना हो कैश में। 5 लाख की मेरी कैश सेल है, 2.95 की मेरी बैंक की सेल है, 3 करोड़ की सेल है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया कैश सेल का 8% और बैंक सेल का 6%, 8 और 6। क्या मैं 44 एडी में जा सकता हूँ? यस। क्यों? 3 करोड़ तक जा सकता हूँ, कंडीशन क्या है? 5% तक है। 3 करोड़ का 5% 15 लाख बनता है, मेरी सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो मैं और मिनिमम दिखाई रहा हूं मैं 8%, 6%। यस, 44 एडी भर सकता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत आपको यहाँ पे भी नहीं है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सही। 8वां और लास्ट केस, 16 लाख की कैश सेल है और 2 करोड़ 84 लाख की मेरी बैंक की सेल है, टोटल 3 करोड़ की सेल हो गई। 8% कैश सेल का प्रॉफिट दिखा रहा हूं यहाँ, 6% अदर देन दिखा रहा हूं, 8 और 6। क्या 44 एडी में जा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा 3 लाख का 5% 15 लाख और ये मेरी कैश सेल 16 लाख रुपए, तो मैं कंडीशन फुलफिल नहीं करता हूं जो 5% की कंडीशन है 3 करोड़ तक की 44 एडी में जाने के लिए।
इस केस में क्या होगा, मैं 4480 ऑप्ट नहीं कर सकता, बुक सेव अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और यस, यहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ ही गई। तो ये मैंने केस बनाया है, आर्ट केस, ये मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, आप उससे उठा लीजिएगा, फॉर्मूले सही देख लीजिएगा, जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी। चलता हूं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब आपने एग्जाम्पल देख लिए प्रैक्टिकली, कोई आपकी कैटेगरी है वो भी डाल दीजिएगा। अब अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ऊपर है तो ये तो मैंडेटरी ही है। अगर आपकी सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका ऑडिट मैंडेटरी है। एक कैटेगरी आ गई, पहले मैंने बताई 4480 वाली 1 करोड़ से ऊपर, फिर बताई ऑप्ट आउट वाली, अभी तीसरी आ गई 10 करोड़ से ऊपर वाली। अब यहाँ पे जो 10 करोड़ देखते हो ना आप, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, अगर आपने इसको फिक्स एसेट्स में दिखाया है, हेल्ड फॉर सेल नहीं है, तो ये टर्नओवर का पार्ट नहीं है। अगर आपने सेल ऑफ शेयर करे हैं और आपने से इन्वेस्टमेंट दिखाया है तो भी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने सेल ऑफ शेयर स्टॉक में दिखाया है तो ये आपका टर्नओवर का पार्ट है। जैसे एफ&ओ की सेल है, एफ&ओ तो हमेशा बिजनेस इनकम होती है, स्टॉक में जाता है, इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं होती है, तो एफ&ओ की सेल भी हमेशा टर्नओवर का पार्ट बनती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। एक कैटेगरी मेरी ये हो गई, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि सेल टर्नओवर का पार्ट क्या है, पहले बताया था, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, यानी 1 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के बीच में, 10 करोड़ से ऊपर तो मैंडेटरी हो गया, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और आप 4480 अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको चेक करना है कि आपका जो सेल है क्या उसमें कैश सेल तो नहीं है, 5% से ऊपर तो नहीं है, सेल वैल्यू का लेना है और 5% देखना है खर्चों का भी। यानी कि जब P&L होगा आपका, ये रहा P&L, यहाँ पे आ गई सेल, यहाँ आ गई परचेज और खर्चे, तो आप ये देख लीजिए कि मैंने जो टोटल खर्चा करा है वो मेरा 5% तो नहीं है खर्चों का, टोटल खर्चों का, और जो मैंने सेल करी है उसमें कैश सेल तो नहीं है 5% टोटल सेल की। दोनों को अलग अलग देखना है और दोनों को कंबाइन चेक करना है। ऐसा नहीं है एक कंडीशन पूरी हो गई तो आपका टैक्स एड हो गया, ये कंडीशन पूरी हो गई तो टैक्स एड हो गया। दोनों कंडीशन कंबाइन चेक करनी है, दोनों को अलग देखना है। 5% सेल का सेल से देखना है, 5% खर्चों देखना है। बहुत सारे लोग जो 5% है खर्चों को भी सेल से देख लेते हैं, और यहाँ पे दोनों कंडीशन है। 4480 में सिंगल थी सिर्फ सेल की, कितना बारीकी से बता रहा हूँ, तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी सेल 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और आपका कैश जो है 5% से ज़्यादा है सेल का या खर्चा ज़्यादा है, तो भी आपका ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अभी दोनों देखनी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर मैंने कैश विड्रॉ कर लिया है तो क्या आप उसे कंपेयर करोगे 5% से? नहीं, आपको अपना एक्सपेंडिचर देखना है, कैश विड्रॉ नहीं। हो सकता है आपने कैश जमा करा रखा हो वो 5% से ऊपर हो, या कैश विड्रॉ करा हो वो 5% से ऊपर हो। आपको एक्चुअल कंडीशन चेक करनी है एक्सपेंडिचर की और सेल की, ना कि जमा करना और निकालना। हो सकता है आपका पिछला हाथ में हो कैश इन हैंड, वो आपने जमा कराया हो, है ना, या आपने कैश निकाल के दोबारा जमा कर दिया हो, ऐसे भी तो हो सकता है, वो खर्चों में तो काउंट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ मैच करनी है। अब एक एग्जांपल हो लेता हूँ, मान लीजिए किसी की 5 करोड़ की सेल है, सारी की सारी ऑनलाइन है, उसमें कैश नहीं है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो उसका ऑडिट नहीं होगा, ना ही वो 4480 में जा पाएगा। सिंपल सी अपनी वो बैलेंस शीट बनाएगा, P&L बनाएगा और खुद ही ITR को अपलोड कर देगा। इसमें किसी भी CA की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल 9 करोड़ की है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप क्या करोगे? तब भी आप अपनी ITR को नॉर्मली भरोगे, बैलेंस शीट P&L, और उसको अपलोड कर दोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टैक्स ऑडिट पे लगातार काफ़ी अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ। और आप जब एक्सपर्ट बनेंगे दोस्तों, तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तभी तो आप कहलाएंगे एक्सपर्ट। और जो हमारा प्रोफेशन है, अगर हम इसमें पढ़ भी नहीं पा रहे, हमें पता भी नहीं है कि क्या करना है, हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो हम किसी को क्या एडवाइस करेंगे और कैसे अपनी फीस अच्छी खासी मांगेंगे, कैसे हम बताएंगे कि हम प्रोफेशनल्स हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप में प्रोफेशनल के साथ शेयर करें, ताकि जो मैंने बारीकी वाले पॉइंट बताए हैं शायद कहीं से आपने सुने नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, उनको भी नॉलेज हो सके। और जो मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ है, जिसमें मैं एक दो दिन लगा देता हूँ आपको बताने के लिए, मेरा पर्पज़ भी सॉल्व होगा। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार।